लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको शॉर्ट एनालिसिस और उसका एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने का ज़्यादा चांसेस है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में एलपीजी सुधार कब शुरू किया गया था, तो इसको समझते हैं। सन 1991 में क्या हुआ, भारत सरकार का जो आर्थिक स्थिति था बहुत ही खराब हो गया था और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कुछ आर्थिक सुधार किए गए, कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया और इसके अकॉर्डिंग 3 नीतियां बनाई गई, जिसको बोलते हैं एलपीजी। एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसी को बोलते हैं एलपीजी। ठीक है, एलपीजी। इसमें क्या होता है, एल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग एल के स्थान पे, जो लाइसेंसिंग एल है उसके स्थान पे लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण एल की नीति को अपनाया गया। फिर उद्योगपतियों के लिए जो कोटा प्रणाली था उसके आधार पे पी यानी कि प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपनाया गया और आयात और निर्यात के लिए परमिट पी के स्थान पे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जी की नीति को अपनाया गया और इसी को हम लोग कहते हैं एलपीजी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 नीतियां बनाई गई जिसको बोलते हैं एलपीजी, जो 1991 में बनाया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत में एलपीजी सुधार कब शुरू किए गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1991। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलपीजी जो पॉलिसी बनाया गया वो क्यों बनाया गया, इसके क्या क्या कारण थे। तो पहला क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि। क्या हो रहा था कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व था, विदेशी भंडार था, वो महज 15 दिन का बचा हुआ था। 15 दिन का विदेशी भंडार होने के कारण हम लोग के यहाँ आर्थिक संकट आने की बहुत बड़ी संभावना हो गई थी। अब मात्र अगर आपके पास 15 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है और अगर आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कराते हैं, मान लीजिए कि हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट कराते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा और हमारे फॉरेन रिजर्व में जो पैसा था महज 15 दिन का था। तो बहुत खतरनाक स्थिति बन गई थी। इसके लिए जब हम लोग लोन लेने गए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कि भैया हमको लोन चाहिए, कुछ लोन दे दो, तो जाहिर सा बात है जिस तरह हम लोग दोस्त को उसी दोस्त को लोन देते हैं जिससे हम लोग पैसा ले सकते हैं, तो क्या बोला आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, देखो भैया तुम्हारा जो पॉलिसी है, नीति है, वो इस तरह से है कि तुम अगर पैसा ले भी लोगे तो बाद में हमको पैसा रिटर्न नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना कुछ पॉलिसी चेंज करो। और उसके दबाव के कारण हम लोग एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसा पॉलिसी बनाए। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही था कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि हो रहा था। फिर जो हमारा फिस्कल डिफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, वो बढ़ रहा था। मतलब राजा का जो कोष है उसमें हम लोग घाटे की स्थिति में थे, यानी खर्चा ज़्यादा हो रहा था और इनकम कम हो रही थी। फिर विदेशी विनिमय भंडार में कमी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम याद रखिएगा ये दोनों। खाड़ी संकट, मतलब क्या हो रहा था उस समय, जो पश्चिमी देश है जहाँ से हमारा इंपोर्ट होता है पेट्रोल वगैरह और हमारे आयात की चीज़ें आती हैं, वहाँ पे युद्ध की स्थिति थी। तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ खाड़ी संकट की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी। अब उसी के साथ क्या हुआ था ना कि कीमतों में वृद्धि हो रही थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि युद्ध की स्थिति बनेगी। और जब हमारे पास पता है कि आयात के लिए बहुत कम सामान है तो लोग अफरा तफरी में चीज़ों के दाम बढ़े होने के बाद भी खरीदेंगे, तो चीज़ों के दाम और बढ़ भी जाएंगे। तो इस कारण भी हम लोगों को न्यू पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ गई थी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को लागू करने का मुख्य कारण क्या था। तो विदेशी मुद्रा संकट, पेट्रोलियम संकट, कृषि संकट या औद्योगिक संकट। तो हम लोग अभी यहाँ ब्रॉड डिस्कशन किए कि विदेशी मुद्रा संकट, ये होगा इसका आंसर। तीसरा नंबर क्या है, एलपीजी नीति के तहत पी का क्या अर्थ है। तो हम लोग तो पहले ही इस फुल फॉर्म को एकदम रट ही लीजिए। एलपीजी का क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो पी का क्या मतलब हो गया, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण, जिसमें क्या थे, उद्योगपतियों के लिए कोटा क्यू प्रणाली के आधार स्थान पे प्राइवेटाइजेशन यानी पी यानी निजीकरण की व्यवस्था को ले आए थे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सुधारों के दौरान
किस भारतीय प्रधानमंत्री ने एलपीजी नीति को लागू किया? ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, तो याद रखिएगा इसके थे आंसर पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी सुधारों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा एलपीजी सुधारों का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इससे डिफाइंड हो जाएगा इसमें ऑप्शन से कि एलपीजी का तीनों जो पॉलिसी है वो क्या क्या बताता है। तो पहला है व्यापार बाधाओं को कम करना, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये किसके अंदर आ गया? ग्लोबलाइजेशन के अंदर। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण, बहुत से ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र थे जो सरकार के अधीन ही उद्योग का काम करते थे, तो उस समय क्या हुआ ना कि जब प्राइवेटाइजेशन की स्थिति हुई तो वो सब विषय भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर खोल दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ऑप्शन के हिसाब से ये होगा आंसर, क्योंकि बैंक का नेशनलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी के अंदर नहीं किया गया था। वैश्वीकरण को बढ़ावा, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ग्लोबलाइजेशन। यहाँ व्यापार बाधाओं को कम करना, यहाँ व्यापार बाधाओं को कम करना हमारा लिबरलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है? भारत में 1991 के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि किस सुधार का परिणाम है? ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि किस सुधार का कारण है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा कि यहाँ ऑप्शन क्या है? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदार हो गए हम लोग, थोड़ा बहुत सा लाइसेंसेस प्रणाली था उसको हटा के लिबरल हो गए, तो लिबरल होने के कारण क्या हो? विदेशों से हमारा निवेश आने लगा। आर्थिक उदारीकरण से मुख्यतः किसकी भूमिका बढ़ी है? सरकारी हस्तक्षेप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो जाहिर सा बात है, हम लोग देखें यहाँ एलपीजी पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भागीदारी बढ़ी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवां का बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एलपीजी नीति के तहत एल का क्या अर्थ है? तो इसको तो याद ही रख लेना है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदार हो गए हम लोग थोड़ा सा, पहले जो बहुत सारा प्रणाली के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था उसको थोड़ा कम कर दिए और थोड़ा लिबरल हो गए। 10वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 1991 में भारतीय आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर क्या होगा? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन में 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जब हम लोग इससे सहायता मांगने गए कि देखिए फॉरेन रिजर्व में हमारी थोड़ी कमी हो गई है, स्थिति खराब है, तो कुछ पैसा हमको लोन दे दीजिए, तब इन्होंने अपना कंडीशन रखा कि भैया तुम्हारा पॉलिसी ऐसा है कि तुम बाद में मेरा पैसा चुका नहीं सकते हो, तो कुछ पॉलिसीज चेंज करो। इसके आधार पे हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी बनाया, तब जाके इन्होंने हमें $7 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई आर्थिक सुधारों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। एलपीजी नीति के तहत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र। तो इसके बारे में सीधी सी बात है कि हम लोग एलपीजी पॉलिसी में देख लिए कि कौन कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा वृद्धि किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी औद्योगिक क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वर्ष में भारत सरकार ने विदेशी निवेश को उदारीकृत किया और विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजारों में प्रवेश की अनुमति दी, ठीक है। तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग एलपीजी 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो इसका तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 1991। एलपीजी सुधारों के तहत कौन सा सुधार सरकारी नियंत्रण को कम करता है? मतलब कि सरकार का जो नियंत्रण है उसको थोड़ा सा कम करता है, थोड़ा लिबरल हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन।
उदारीकरण से ज़्यादा सवाल यहाँ आ गए हैं, लेकिन जाहिर सा बात है कि आप समझने के लिए सबको समझ सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन यही चीज़ होता है। भारत में 1991 के बाद आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या है, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, और यही हो गया आंसर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना काम था। क्योंकि क्या हुआ था, मुख्य कारण कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो कम हो गया था। महज 15 दिन का ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व था, और अगर 15 दिन का फॉरेन रिजर्व बाकी था और हमें इंपोर्ट कराने के लिए तेल चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, वो अगर इंपोर्ट नहीं होता यहाँ तो हमारे लिए बहुत विघन स्थिति बन जाती। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, क्योंकि हम लोग को लोन तभी मिलता जब हम लोग कुछ पॉलिसी में चेंज करते। उसके अकॉर्डिंग 3 नीति बनी एलपीजी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एलपीजी नीति में किस प्रकार का व्यापार संतुलन प्राप्त करने का प्रयास किया गया? तो व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष, आयात निर्भरता या फिर निर्यात को बढ़ावा देना। जाहिर सा बात है, अगर हम लोगों को फॉरेन रिजर्व बढ़ाना है, अगर हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ाना है, विदेशी मुद्रा लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। तो निर्यात को बढ़ावा करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जब चीज़ें जाके बाहर बिकेंगी तो वहाँ से जो हमारा करेंसी, फॉरेन करेंसी मिलेगा, और जो हमारा फॉरेन करेंसी यहाँ आएगा, हमारे देश में आएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्थिति है फॉरेन रिजर्व में अच्छी हो जाएगी। तो यही तो मेन उद्देश्य था, और यही कारण था कि हम लोगों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना पड़ा, और उसके अकॉर्डिंग एलपीजी बना, ठीक है। तो इसके साथ समझ लीजिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एलपीजी का, ये खत्म हो गया।